लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन का भाग 11। अपने घर में कोई नहीं रखता तो क्या ज़बरदस्ती है। वकील साहब के घर गई कि 10-5 दिन रहूंगी, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। पर इस निर्दयी ने वकील साहब को बदनाम कर डाला। उन्होंने कहला भेजा कि यहाँ से चली जाओ। बहन और सब दुख था, पर यह संतोष तो था कि नारायण इज्जत से निभाए जाते हैं। पर कलंक की कालिक मुँह में लग ही गई। अब चाहे सिर पर जो कुछ पड़े, मगर उस घर में न जाऊंगी। यह कहते कहते सुमन की आंखें भर आईं। भोली ने दिलासा देकर कहा, अच्छा पहले हाथ मुंह धो डालो, कुछ नाश्ता कर लो, फिर सलाह होगी। मालूम होता है कि तुम रात भर नींद नहीं आई। सुमन ने कहा, यहाँ पानी मिल जाएगा। भोली ने मुस्कुराकर कहा, सब इंतजाम हो जाएगा। मेरा कहार हिंदूर है, यहाँ कितने ही हिंदू आया करते हैं, इनके लिए एक हिंदू कहार रखा है। भोली की बूढ़ी मामी सुमन को गुसल खाने में ले गई और वहाँ उसने साबुन से स्नान किया। तब मामी ने उसके बाल गूंथे एक नई रेशमी साड़ी पहनाने के लिए दी। सुमन जब ऊपर आई और भोली ने उसे देखा तो मुस्कुरा कर बोली, जरा जाकर आईने में मुँह तो देख लो। सुमन शीशे के सामने गई। उसे मालूम हुआ कि सौंदर्य की मूर्ति सामने खड़ी हुई है। सुमन अपने को कभी इतना सुंदर न समझती थी। लज्जायुक्त अभिमान से मुख कमल खिल उठा और आंखों के में नशा छा गया। वह एक कोच पर लेट गई। भोली ने अपनी मामी से कहा, क्यों ज़हूरन, अब तो सेठ जी आ जाएंगे पंजे में। जहूरन बोली, तलवे सहलाएंगे तलवे। थोड़ी देर में कहार मिठाइयाँ लाया। सुमन ने जलपान किया, पान खाया और फिर आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने मन में कहा, यह सुख छोड़कर उस अंधेरी कोठरी में क्यों रहूं। भोली ने पूछा, गजाधर शायद मुझसे तुम्हारे बारे में कुछ पूछे तो क्या कह दूंगी। सुमन ने कहा, कहला देना कि यहाँ नहीं है। भोली का मनोरथ पूरा हो गया। उसे निश्चय हो गया कि सेठ बलभद्रदास, जो अब तक मुझसे कन्नी काटते फिरते थे, इस लावण्यमयी सुंदरी पर भ्रमर की भांति मंडराएंगे। सुमन की दशा उस लोभी डॉक्टर की सी थी जो अपने किसी रोगी मित्र को देखने जाता है और फीस के रुपए अपने हाथों से नहीं लेता। संकोचवश कहता है, इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन जब रुपए उसकी जेब में डाल दिए जाते हैं तो हर्ष से मुस्कुराता हुआ घर की राह लेता है। पद्म सिंह के एक बड़े भाई मदन सिंह थे। वह घर का कामकाज देखते थे। थोड़ी सी जमींदारी थी, कुछ लेन देन करते थे। उनके एक ही लड़का था जिसका नाम सदन सिंह था। स्त्री का नाम भामा था। माँ बाप की इकलौती लड़का बड़ा भाग्यशाली होता है। उसे मीठे पदार्थ खूब खाने को मिलते हैं, किंतु कड़वी ताड़ना कभी नहीं मिलती। सदन बाल्यकाल में ढीठ हठी और लड़ाकू था और वयस्क होने पर वह आलसी, क्रोधी और बड़ा उद्दंड हो गया। माँ बाप को यह सब मंजूर था। वह चाहे कितना बिगड़ जाए, पर आँख के सामने से ना टले। उससे एक दिन का विछोह भी न सह सकते थे। पद्म सिंह ने कितनी ही बार अनुरोध किया कि इसे मेरे साथ जाने दीजिए, मैं इसका नाम किसी अंग्रेजी मदरसे में लिखा दूंगा, किंतु माँ बाप ने कभी स्वीकार नहीं किया। सदन ने अपने कस्बे के मदरसे में उर्दू और हिंदी पढ़ी थी। भामा के विचार में उसे उससे अधिक विद्या की जरूरत ही न थी। घर में खाने को बहुत है, वन वन की पत्ती कौन तोड़वाएगा, बला से न पड़ेगा, आंखों से देखते तो रहेंगे। सदन अपने चाचा के साथ जाने के लिए बहुत उत्सुक रहता था। उनके साबुन, तौलिए, जूते, स्लीपर, घड़ी और कॉलर को देखकर उसका जी बहुत लहराता था। घर में सब कुछ था, पर यह फैशन की सामग्रियां कहाँ। उसका जी चाहता था कि मैं भी चाचा की तरह कपड़ों से सुसज्जित होकर टमटम पर हवा खाने निकलूं। वह अपने चाचा का बड़ा सम्मान करता था, उनकी कोई बात न टालता था, माँ बाप की बातों पर कान न धरता, प्रायः सम्मुख विवाद करता, लेकिन चाचा के सामने वह शराफत का पुतला बन जाता था। उनके ठाट बाट ने उसे वशीभूत कर लिया था,
पद्म से घर आते तो सदन के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और जूते लाते। सदन इन चीज़ों पर लहालोट हो जाता। होली के दिन पद्म से अवश्य घर आया करते थे। अब की भी एक सप्ताह पहले उनका पत्र आया था कि हम आएंगे। सदन रेशमी अचकन और वर्निशदार जूते के स्वप्न देख रहा था। होली के एक दिन पहले मदन सिंह ने स्टेशन पर पालकी भेजी। प्रायः काल भी संध्या भी दूसरे दिन भी दोनों जून सवारी गई, लेकिन वहाँ तो भोलीबाई के मुजरे की ठहर चुकी थी। घर कौन आता? यह पहली होली थी कि पद्म से घर नहीं आए। भामा रोने लगी। सदन के नैराश्य की तो कोई सीमा ही न थी। न कपड़े न लत्ते, होली कैसी खेले। मदन से भी मन मारे बैठे थे। एक उदासी सी छाई हुई थी। गांव की रमणियां होली खेलने आई। भामा को उदास देकर तसल्ली देने लगीं। बहन पराया कभी अपना नहीं होता। वहाँ दोनों जने शहर की बहार देखते होंगे, गांव में क्या करते आते। गाना बजाना हुआ पर भामा का मन न माना। मदन से होली के दिन खूब भांग पिया करते थे। आज भांग छुई तक नहीं। सदन सारे दिन नंगे बदन मुँह लटकाए बैठा था। संध्या को जाकर माँ से बोला, मैं चाचा के पास जाएंगा। भामा ने कहा, वहाँ तेरा कौन बैठा हुआ है? सन बोला, क्यों चाचा नहीं है? भामा ने कहा, अब वह चाचा नहीं है, वहाँ कोई तुम्हारी बात भी न पूछेगा। सदन बोला, मैं तो जाऊँगा। भामा ने कहा, एक बार कह दिया, मुझे दिक मत कर, वहाँ जाने को मैं न कहूँगी। ज्यों ज्यों भामा बना करती थी, सदन जिद करता था। अंत में वह झुककर वहाँ से उठ गई। सदन भी बाहर चला गया। जिद करने की चोट नहीं सह सकती थी, उस पर बगलीवार करना चाहिए था। सदन ने मन में निश्चय किया कि चाचा के पास भाग जाना चाहिए। न जाऊं तो यह लोग कौन मुझे रेशमी अचकन बनवा देंगे। बहुत प्रसन्न होंगे तो एक नैसमुख का कुर्ता सिलवा देंगे। एक मोहनमाला बनवाई है तो जानते होंगे। जग जीत लिया। एक जोशन बनवाया है तो सारे गांव में दिखाते फिरते हैं। मानो अब मैं जोशन पहनकर बैठूंगा। मैं तो जाऊंगा, देखूं कौन रोकता है। यह निश्चय करके वह अवसर ढूंढने लगा। रात को जब सब लोग सो गए तो चुपके से उठकर घर से निकल खड़ा हुआ। स्टेशन वहाँ से 3 मील के लगभग था। चौथ का चांद डूब चुका था। अंधेरा छाया हुआ था। गांव के निकास पर बांस की एक कोठी थी। सदन वहां पहुंचा तो कुछ चूं चूं की आवाज़ सुनाई दी। उसका कलेजा सन्न हो गया, लेकिन शीघ्र ही मालूम हो गया कि बांस आपस में रगड़ खा रहे हैं। जरा और आगे एक आम का पेड़ था। बहुत दिन हुए इस एक कुर्मी का लड़का पेड़ पर से गिरकर मर गया था। सदन यहाँ पहुंचा तो उसे शंका हुई जैसे कोई खड़ा है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। सिर में चक्कर सा आने लगा, लेकिन मन को संभाल कर जरा ध्यान से देखा तो कुछ ना था। लपक कर आगे बढ़ा, आग से बाहर निकल गया। गांव से 2 मील पर पीपल का एक वृक्ष था। एक जनश्रुति थी कि यहाँ भूतों का अड्डा है। सबके सब उसी वृक्ष पर रहते हैं। एक कमली वाला भूत उसका सरदार है। वह मुसाफिरों के सामने काली कमली ओढ़े खड़ाऊं पहने आता है और हाथ फैलाकर कुछ मांगता है। मुसाफिर ज्यों ही देने के लिए हाथ बढ़ाता है, वह अदृश्य हो जाता है। मालूम नहीं इस क्रिया से उसका क्या प्रयोजन था। रात को कोई मनुष्य इस रास्ते से अकेले ना आता, और जो कोई साहस करके चला जाता वह कोई ना कोई अलौकिक बात अवश्य देखता। कोई कहता गाना हो रहा था, कोई कहता पंचायत बैठी हुई थी। लेकिन ज्यों ज्यों वह स्थान समीप आता था, उसका हियाव बर्फ के समान पिघलता जाता था। जब एक फर्लांग शेष रह गया तो उसके पग न उठे। ज़मीन पर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या करूं। चारों ओर देखा, कहीं कोई मनुष्य न दिखाई दिया। यदि कोई पशु ही नजर आता तो धैर्य हो जाता। आध घंटे तक वह किसी आने जाने वाली की राह देखता रहा, पर देहात का रास्ता रात को नहीं चलता। उसने सोचा, कब तक बैठा रहूँगा। 1 बजे रेल आती है, देर हो जाएगी तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा।
अतएव वह हृदय में बल का संचार करके उठा और रामायण की चौपाइयाँ उच्च स्वर से गाता हुआ चला। भूत प्रेत के विचार को किसी बहाने से दूर रखना चाहता था, किंतु ऐसे अवसरों पर गर्मी की मक्खियों की भांति विचार टहलने से नहीं टकता। हटा दो, फिर यह पहुंचे। निदान वह सघन वृक्ष सामने दिखाई देने लगा। सदन ने उसकी ओर ध्यान से देखा। रात अधिक जा चुकी थी। तारों का प्रकाश भूमि पर पड़ रहा था। सदन को वहां कोई वस्तु न दिखाई दी। उसने और भी ऊंचे स्वर में गाना शुरू किया। इस समय उसका एक एक रोम सजग हो रहा था। कहीं इधर ताकता, कभी उधर। नाना प्रकार के जीव दिखाई देते, किंतु ध्यान से देखता तो लुप्त हो जाते। अकस्मात उसे मालूम हुआ कि दाहिनी ओर कोई बंदर बैठा हुआ है। कलेजा सन्न हो गया, किंतु क्षण मात्र में बंदर मिट्टी का ढेर बन गया। जिस समय सदन वृक्ष के नीचे पहुंचा, उसका गला थरथराने लगा। मुंह से आवाज न निकली। अब विचार को बहलाने की आवश्यकता भी न थी। मन और बुद्धि की सभी शक्तियों का संचार परमावश्यक था। अकस्मात उसे कोई वस्तु दौड़ती नजर आई। वह उछल पड़ा। ध्यान से देखा तो कुत्ता था, किंतु वह सुन चुका था कि भूत कभी कभी कुत्ते के रूप में भी आ जाया करते हैं। शंका और भी प्रचंड हुई। सावधान होकर खड़ा हो गया, जैसे कोई वीर पुरुष शत्रु के वार की प्रतीक्षा करता है। कुत्ता सिर झुकाए चुपचाप कतरा कर निकल गया। सदन ने जोर से डांटा, धत कुत्ता, दुम। दबा कर भागा है। सदन कई पग उसके पीछे दौड़ा। भय की चरम सीमा भी साहस है। सदन को विश्वास हो गया कुत्ता ही था। भूत होता तो अवश्य कोई न कोई लीला करता। भय कम हुआ, किंतु वह वहां से भागा नहीं। वह अपने भीरू हृदय को लज्जित करने के लिए कई मिनट तक पीपल के नीचे खड़ा रहा। इतना ही नहीं, उसने पीपल की परिक्रमा की और उसे दोनों हाथों से बलपूर्वक हिलाने की चेष्टा की। यह विचित्र साहस था। ऊपर पत्थर, नीचे पानी। एक जरा सी आवाज, एक जरा सी पत्ती की खड़कन उसके जीवन का निपटारा कर सकती थी। इस परीक्षा से निकलकर सदन अभिमान से सिर उठाए आगे बढ़ा।